इसलिए मैंने सोचा नहीं बनाने दिया। हम लोग जब भी पूना जाते थे ओशो के पास मिलने, तो जो समय मिलता था मिलने का उसमें जाते थे, तो सबसे पहले वो हालचाल पूछते थे, उसके बाद और दूसरे पुराने रिश्तेदारों के हालचाल पूछते थे जो उनसे जुड़े रहे हैं, परिचित हैं। कभी उनको विस्मरण नहीं हुआ किसी के नाम का। कितने ने 40 साल पुराने संबंध भी अगर किसी के हैं, 50 साल पुराने संबंध भी किसी के हैं, तो उनको वो फला दीपू कैसे हैं, तो लक्ष्मी चंद जी कैसे हैं, तो वो कैसे हैं, सबका पूछते थे। एक बार आश्रम कुछ इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स में था और मामला कुछ सुलझ नहीं रहा था, तो चूंकि मैं एडवोकेट भी हूँ और गोल्ड मेडल लिया हुआ है और अपने टैक्सेशन का काम भी खुद का भी देखता हूँ मैं, तो उसने फिर ऑफिस में कहा कि राकेश को बुलाओ और सारी फाइल्स उसको पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद उसके ओपिनियन लो इसमें क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सारे सब कागज देख के ये नतीजा निकाला कि इसमें सेटलमेंट करने में ज़्यादा अच्छा होगा बजाय लड़ाई करने के। तो फिर मैंने राइटिंग में ओपिनियन दी थी कि इन मैटर्स में सेटलमेंट कर लेना चाहिए। फिर उसने तत्काल आदेश दिया कि ये सारे केसेस में सेटलमेंट करके खत्म करो, और वो फिर प्रकरण सभी सेटल होकर खत्म हो गए। आनंद चेतक, आनंद थी उसका। और जो एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि सारे लोग उसको कुछ सुनते रहे और सबके मन में प्रश्न उठते रहे। हजारों लोगों ने, हजारों सन्यासियों ने तरह तरह के प्रश्न उनसे पूछे जिनका उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे मन में कभी कोई भी प्रश्न नहीं उठा। ऐसा कभी कुछ भी नहीं लगा कि मैं उससे कुछ पूछ लूं। मुझे ऐसा लगता था कि जो वो दे रहे हैं उसमें कुछ पूछने लायक बचा नहीं, पूरा भर गया। बोल रहे थे इतना, हर उस चीज के बता रहे थे, पूरा भर जा रहा है उसमें, और क्या पूछना है। ये कह सकते हैं उनकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। ये तो कहाँ हम लोग जन्म लेते, कभी किसी जन्म का संयोग रहा होगा, वादा किया होगा उन्होंने, तो अपने संग में शामिल कर लिया, बुला लिया। एक अद्भुत बात और मुझे समझ पकड़ में आती थी, कभी भी मेरे भीतर मन में कोई पीड़ा है और मैं मान लो पूना गई, मुझे है तकलीफ कुछ, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ खुशों से, पर लेक्चर में उस बात के लिए वो समझा देते थे। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने पूछा है और उन्होंने पूरा समझा दिया उसको, वो वही समस्या खत्म हो जाती। और आज भी मैं कहती हूँ उनके जो लेक्चर है, कुछ मित्र आके बैठ जाते कि मैं लेक्चर सुनवा दूं। अब ऐसे तो याद मुझे नहीं किस लेक्चर में क्या बोला है उन्होंने, पर अनायास हाथ वैसे ही उसी लेक्चर पे जाएगा जो उस व्यक्ति की समस्या है, और वो लगा के उसको सुनवाऊंगी और वो चकित रह जाएगा कि दीदी आप इतने लेक्चर सुनती हो, आपको क्या याद था कि ये मेरी तकलीफ है? क्या नहीं बेटा, मैं तो आंख बंद करके उठा के तुमको सुनवा देती हूँ। वो खेल सारा उनका ही है, उनने मुझे क्या सुझाव दिया कि उठा दो, और समझा दिया उन्होंने। मैं और स्वामी निखिलेंद्र भारती जो हमारे मामा हैं और छोटे छोटे भाई, हम लोग बचपन से उनके प्रेम में बहुत पड़े हुए थे दोनों। तो उस वक्त में किताबें छापने के लिए या ओशो को जाने आने के लिए और बहुत कुछ खर्च लगता था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि इस खर्च को मीट आउट कैसे करेंगे। कभी कभी युक्रान जो छप रहा था जबलपुर से, उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो निखिलेंद्र मामा जो है उन्होंने आविष्कार किए हुए थे कुछ चीज़ों के, कि जो कैसेट जो है उनको बुक में फॉर्म करना था, तो किस तरीके से वो किए जाए। तो उन्होंने एक चक्र बनाया हुआ था मैग्नेटिक, और हम 4 लोग बैठते थे
और 4 लोगों के कान में माइक्रोफोन लगे रहते थे और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर 4 टुकड़े रहते थे, तो हर आदमी के कान में थोड़ा सा हिस्सा आवाज का आता था लेक्चर का, वो उसको लिख लेता था और फिर वो चारों का मिला के हम लोग पूरा करते थे उसको और फिर उसको प्रिंट करने के लिए देते थे। फिर निकले वहां, दिमाग के बहुत तेज थे, तो एक दफे हम दोनों ने विचार किया कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है और इस काम में लगाना है तो हम लोग क्या करें। तो बोले कि जो सट्टा होता है, मैं इसके अंक की स्कीम बताता हूँ कि ये अंक किस तरह आते हैं, तुम सट्टा लगाओ। तो मेरा एक ड्राइवर है रशीद का, तो वो जो नंबर मुझे बताते थे वो मैं रशीद भाई को उतने पैसे देके कि आज ये लगाया हो जाके, वो भी हैरत करने लगी, कभी इस तरह की चीजों में नहीं रहते थे, ये भैया सट्टा लगवा रहे हैं, तो मैंने तुम लगाओ तो। और फिर सब महीनों तक हमने वो सीरीजें चलाई सट्टों की, और उससे जो काफी पैसा आता था वो सब ओशो के काम में हम लोगों ने लगाया हुआ है। ये कब की घटना बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शुरू की बात, बहुत शुरू की बात। ये घटना होगी 63 से लेके 66 के बीच। तो ओशो को ये बताया था आपने कि सट्टा लगा रहे हैं? ओशो से कभी इस तरह की हम लोग चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती थी। उनको पता चल जाए वो अलग बात है, पर ये बात नहीं कर पाते थे इस तरह की। डांट दो नहीं, फिर जो मन में लगता था वो कर देते थे, और करने के बाद ही अपने आप को भर जाते थे कि हाँ हो गया, बहुत हो गया, अच्छा हो गया। तो बता के कोई और सराहना तो लेना नहीं थी कि हमने कुछ कर रहे हैं या कुछ किया है। नहीं तो मुझे भी इसने कभी नहीं बताया, पहले बार सुन रही इसके मुंह से। ये निकले हुआ आपको मालूम है, वो तुम दोनों क्योंकि वो नंबर निकाल के वही देते थे कि आज ये नंबर आने वाला है। आपकी इस घटना से मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार कार में ओशो के साथ जा रहे थे उनको एयरपोर्ट छोड़ने, तरुमा भी साथ में थी। तो उस समय वुडलैंड अपार्टमेंट खरीदना था, ओशो रह रहे थे वहाँ CCI चैम्बर। हिम्मत भाई ने वो रेंटेड अपार्टमेंट था, उसको खाली करना था और अपने पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपार्टमेंट खरीदे। तो तरुमा के साथ कुछ घटना घटी थी, वो रो रही थी बैठी कार कि अब क्या होगा, ऐसा कुछ सोच रही होगी। तो रेडियो चल रहा था कार में, रेडियो में लॉटरी की एडवर्टाइजमेंट चली। तो ओशो कहते हैं, तरू सुना, टिकट खरीद लो, सब काम हो जाएगा। ऐसा ओशो ने कहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मैं ऐसा फील करती हूँ शायद लॉटरी खरीदी गई होगी। उन्होंने कहा तो जरूर खरीदी गई होगी और वो अपार्टमेंट लिया गया। सारे खेल चलते रहे प्रकृति के लिए, तो ये खेल थे।